हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट 12th क्लास हेलोजन के अंदर Cl2 क्लोरीन गैस और उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज वाली क्लास के अंदर हम हाइड्रोजन क्लोराइड डिस्कस करते हैं, HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को देखते हैं वो कैसे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है और उसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एक इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट भी है, हम लैब में इसको यूज करते हैं। HCl इजीली वाटर में सॉल्युबल गैस है। HCl जो होती है वो बहुत जल्दी से वाटर में डिजोल्व हो जाती है और इसीलिए जो आप HCl सॉल्यूशन देखते हैं बेसिकली वो उसमें HCl गैस वाटर में डिजोल्व करके बनाया गया है, ठीक है। और HCl को जब लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करते हैं तो हम NaCl जो NaCl ले लेते हैं, ये ट्वाइस NaCl, इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। इसको H2SO4 के साथ सोडियम क्लोराइड, नमक NaCl, तो सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम हीट करते हैं तो 2HCl बन जाता है और सोडियम सल्फेट अलग हो जाता है, ठीक है। तो वैसे पहले लिमिटेड अमाउंट लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, पर आप तो ये रिएक्शन लर्न कर लो। 2NaCl ओवरऑल रिएक्शन ये है कि हम सीधा है NaCl को H2SO4 से ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से और HCl फॉर्म हो जाता है और सोडियम सल्फेट बन जाता है। और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इट इज कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, इट इज इजीली लिक्विडिफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड, इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयोनाइज्ड, ठीक है। तो ये वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाती है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रा एसिड है, HCl H2O। तो वाटर के अंदर ये हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा क्योंकि ये जो H+Cl- है तो H इधर जाएगा तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ और ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये एसिड की तरफ एक्ट कर रहा है और ब्रांस्टन-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो 11th में पढ़ी थी हमने, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड है और जो प्रोटॉन लेते हैं वो बेस है। तो यहाँ H2O प्रोटॉन ले रहा है। तो HCl सॉल्यूशन, HCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। HCl H+ आयन में HCl H+ आयन देता है और वो H+ आयन वाटर से रिएक्शन करके H2O H3O+ हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। और इसमें है कि when 3 part of concentrated HCl and 1 part of HNO3 are mixed, aquarizer is formed, ठीक है। aquarizer क्या होता है, HCl के 3 प्लस HNO3 का 1। ये जो सॉल्यूशन है ये लैब में बनाते हैं, इस सॉल्यूशन को हम एक्वारेजिया बोलते हैं और एक्वारेजिया के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं। जनरली गोल्ड और प्लेटिनम ऑर्डिनरी HCl से HNO3 से H2SO4 से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो गोल्ड और प्लेटिनम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्वारेजा क्या, व्हाट इज एक्वारेजा, इट इज 1:3 HCl एंड HNO3 सॉल्यूशन है और इसको एक्वारेजा बोलते हैं। और ये एक्वारेजा जो है इसमें गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम जनरली किसी एसिड से और बेस से रिएक्ट करते नहीं है, लेकिन वो एक्वारेजा में रिएक्ट करके और कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट बना लेते हैं, क्लोराइड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो जो इसका रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, तो जो ये गोल्ड है AU को जब हम गोल्ड को जब हम किस में डिसॉल्व करते हैं, गोल्ड को हम जब एक्वारेजा में डिसॉल्व करते हैं तो एक्वारेजा एसिडिक तो है ही और एक्वारेजा में HNO3 है तो मतलब नाइट्रेट भी है और क्लोराइड भी है। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे गोल्ड के साथ और यहां पर बन जाता है AuCl4-। इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोरिडो ओरेट, ठीक है। अभी नेम में परेशान मत हो, हम बाद में नेम सीख लेंगे इसका। और NO+2S2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। तो एक्वाराइजा हमें हमेशा ध्यान रखना, AuCl4 में कन्वर्ट हो गया और NO बन गया, यानी Au का Au+3 में ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ इस पे 0 है और यहाँ +3।
तो एक्वारेजा एक तरह से क्या कर रहा है, गोल्ड और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है, Au को Au+3 में कन्वर्ट कर देता है, जबकि यहाँ नाइट्रेट आयन जो है, नाइट्रेट आयन यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, तो यहाँ पर इसका तो क्या हो गया, इसमें रिडक्शन हुआ। एक्वारेजा के अंदर जो नाइट्रेट है वो NO में रिड्यूस हो गए और Au का Au+3 में ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोराइड आयन नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस। Cl- यहां पर भी है तो यहां पर भी। यही अगर हम ये रिएक्शन प्लेटिनम के साथ देखें तो प्लेटिनम के साथ जो हो जाता है वो हो जाता है 16H+ और NO3- और 18 क्लोराइड। तो आपको इतनी बड़ी रिएक्शन मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं है, खाली बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए कि इसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये बन जाता है PtCl6 के 3 बैलेंस करने के हिसाब से Pt पर +4 तो -2 आएगा बेटा यहाँ, और फिर 4NO एंड 8H2, यानी एक्वारेजा जब गोल्ड और प्लेटिनम से, तो गोल्ड तो कन्वर्ट, ये याद रख लो आप, AuCl4- में कन्वर्ट होता है, PtCl6 -2 में कन्वर्ट होता है, बाकी तो नाइट्रेट NO में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्वारेजा गोल्ड और प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। ये इट इज कॉल्ड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन, AuCl4-, इसका नाम है टेट्राक्लोरिडोओरेट, ठीक। और ये है इसका, ठीक है ना, ये है टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनियम सेकंड आयन, ठीक है। तो ये नाम में अभी ज्यादा परेशान मत हो, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाम आएंगे, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर पढ़ लिया है तो ये नाम आप लिख सकते हो। इसमें यह है कि when HCl react with finally powdered iron it form ferrous chloride and not ferric chloride. Why? यानी वो ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन है ये बुक का बेटा, क्वेश्चन ये है कि आयरन को जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो FeCl2 बनता है और H2, क्वेश्चन ये है। तो ये Fe+2 है और ये Fe+2 है, यहां पर ये Fe0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Fe+2 में ऑक्सीडेशन हुआ इसका। अब ये बोल रहा है कि FeCl2 की जगह FeCl3 क्यों नहीं बनता, ये आगे FeCl3 में क्यों नहीं कन्वर्ट होता, होता ही नहीं है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। तो ये FeCl3 में कन्वर्ट नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन ये है कि ये जो H2 गैस है ये इसको आगे ऑक्सीडाइज होने से रोक देती है, क्योंकि H2 इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस H2 गैस की वजह से ये FeCl2 FeCl3 में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये है इट रिएक्ट विद आयरन प्रोड्यूस H2 गैस, ये लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, क्योंकि ये H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये H2 जो है वो Fe+2 को Fe+3 में जाने से रोकती है, ठीक है। इस वजह से आयरन का जब हम HCl से रिएक्शन करते हैं तो FeCl2 बनता है। तो ये एक बार जब AIEEE के नाम से JEE मेंस होता था तब रिएक्शन ये आया था कि व्हेन आयरन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl which one is the product, which of the following is the product, तो उसमें 2 लिखा था, FeCl2 भी लिखा था, FeCl3 भी लिखा था, और 2 चॉइस और भी होगी, मैं बोल चुका हूँ। तो वहां बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था। तो लेकिन देखो बुक, फिर भी ये क्वेश्चन बुक के अंदर, तो ये एग्जाम्पल के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो इसी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके दे दिया, तो काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि सर FeCl2 बनेगा, FeCl3 बनेगा, फिर FeCl2 और FeCl3 का मिक्सचर बनेगा, 3 चॉइस तो ये थी, एक और थी, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो थोड़ा ध्यान रखो, मैं बार बार बोलता हूँ NCERT इज द गोल्ड बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब आता है ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन के ऑक्सो एसिड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हेलोजन के ऑक्सो एसिड है HXO2, HXO3,
और HXO4। ये इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ये इसका +3, ये +5 और ये +7। अब इसमें ये सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड, इसका नाम है हेलस एसिड। और इसका नाम है हेलिक एसिड, और इसका नाम है परहेलिक एसिड। परहेलिक एसिड, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, परहेलिक एसिड। इनका जो स्ट्रक्चर है ये है। X स्टैंड कर रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है, और बनाता है तो एक ही बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंसी 1 से ज्यादा नहीं होता है, नंबर 1। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन का। तो मैंने आपको बताया, पहले बार बार बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम सल्फर, उससे कम फास्फोरस। तो जो ऑक्सो एसिड है वो वही, ऑक्सो एसिड में क्या होता है, एक तो नॉन मेटल के साथ OH जुड़ा हुआ है। देखो इन सब में नॉन मेटल के साथ O लगा हुआ है, तो नॉन मेटल के साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा होना चाहिए। और नॉन मेटल पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। नॉन मेटल पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। और नॉन मेटल पर OH जुड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी 3 कंडीशन है ऑक्सो एसिड की, कि जो ये सेंटर नॉन मेटल है, जैसे यहां पर X सेंटर है, तो इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए। यानी इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए। तो इस वजह से फ्लोरीन तो बनाएगा ही नहीं, कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑक्सो एसिड, और बनेगा भी तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड, और फ्लोरीन फॉर्म अनस्टेबल ऑक्सो एसिड। तो रीजन लिखोगे कि एक तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इस वजह से वो नहीं बनेगा। और फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। आप देख लो ऑक्सो एसिड के अंदर X पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो पहला, फर्स्ट कंडीशन, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए इस सेंटर की, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी, मैं लिख ही देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लेस देन ऑक्सीजन। कंडीशन क्या है, सेकंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर नॉन मेटल should be, oxidation state of center non-metal should be positive। अब वो पॉजिटिव वैल्यू कितनी भी हो सकती है। थर्ड, एटलीस्ट 1 OH directly bonded to non-metal X या non-metal X है। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो ऑक्सो एसिड बनता है, तभी उसका ऑक्सो एसिड स्टेबल होगा। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक मिनट, ये लैंग्वेज गड़बड़ हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल मतलब X शुड बी
लेस देन ऑक्सीजन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल X शुड बी लेस देन नॉन मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल X, ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, ऑक्सीजन से। फिर इस सेंटर पर X पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन है, और कम से कम एक OH डायरेक्टली किससे बॉन्डेड होना चाहिए, X से, मतलब नॉन मेटल से। तो ये होता है ऑक्सो एसिड, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब इनमें से हम हेलोजन, इसका मतलब यहाँ X क्या हो गया, यहां पर X हो गया, हियर X इज अ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन होगा तो हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन होगा तो हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड, परब्रोमिक एसिड। आयोडीन होगा तो हाइपो आयोडस एसिड, आयोडस एसिड, आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। और लेफ्ट टू राइट इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर नॉन मेटल। यानी सेंटर नॉन मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी बता रखा है, फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड है H3PO2, H3PO3, फिर कह रहा हूं H3PO4, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये रिवर्स चलता है, यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है, +5 है। हाइपोफास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, यहां एसिडिक स्ट्रेंथ ये चलती है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को अलग से लर्न कर लो। मैंने कहा ना, रीजन टोटोमेरिज्म है जो ऑर्गेनिक के अंदर आएगा, तो इसीलिए अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आउट ट्रैक चले जाएंगे, अभी हमारी क्लास से आउट ऑफ स्कोप है ये अभी डिस्कस करना। तो ये ध्यान रखना, फास्फोरस में H3PO2 हाइपोफास्फोरस ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बाकी सारे केसेस में, ठीक है, हाइपोफास्फोरस एसिड्स इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब में हाइपोलेस एसिडिक होते हैं, ठीक है। यानी ये एक्सेप्शन है। जबकि आप देख लो H2SO4 में H2SO3 से ज्यादा एसिडिक H2SO4 होगा। इसी तरह से HNO2 से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HNO3 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये देख लो, ठीक है। तो यहां पर देखो, सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +6 है, नाइट्रोजन पे +3 है, यहाँ +5 है। तो बस ये फास्फोरस वाला एग्जांपल रिवर्स चला जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन OS ऑन सेंटर नॉन मेटल, ठीक है। एक्सेप्ट ये, ठीक है, फास्फोरस वाला एग्जांपल। अब इसके अंदर ये देख लो, तो अच्छा, इन सल्फर सॉरी हेलोजन के सारे ऑक्सो एसिड पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे HXO2 लिया मैंने, तो इस पे क्या होता है, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, ये V शेप होता है बेटा। क्या होता है ये, V शेप है, इसके सेंटर पे 2 लोन पेयर 2 सिग्मा है, 4 HS है और sp3 है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा, अगर मैं HXO3 की बात करूं तो इसके हेलोजन पर 1 लोन पेयर है और 3 सिग्मा है। तो ये हो गया हमारे पास 1 लोन पेयर 3 सिग्मा 4 HS sp3, और इसका शेप होता है ट्रायगोनल पिरामिड। और फिर है HXO4, तो HXO4 में क्या हो जाएगा, X, यहां पर है HXO4 में 0 लोन पेयर
4 सिग्मा है, ये टेट्राहेड्रल होते हैं, sp3 होता है, 0 लॉन पे 4 सिग्मा बोलीराउंड में, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये ऑक्सो एसिड्स हो गए बेटा इनके। इसमें से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, HClO भी अनस्टेबल ऑक्सो एसिड होता है। HClO इसमें से अगर आपको पूछे कि HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ये वाला है, ध्यान रखना। HClO, HClO2, HClO3, HClO4 मैंने अभी डिस्कस भी किया है, क्योंकि HClO जैसे ही बनता है वो इमीडिएटली ब्रेकअप हो जाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, इसीलिए ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपसे ये बुक के मतलब ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो HClO। और वाई तो रीजन लिखोगे, HClO जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए क्योंकि वो बनता तो है लेकिन बनने के बाद वो सनलाइट के अंदर ही मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही वो HCl और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन आ गई, और नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये क्या हो जाता है, एसिडिक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो ये, और मैंने इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आपको पहले पढ़ा चुका हूं जब मैं वैलेंसी डिस्कस कर रहा था, तो बुक में सबसे लास्ट पॉइंट इंटरहेलोजन कंपाउंड है पी ब्लॉक में जब अपन हेलोजन फैमिली डिस्कस करते हैं, लेकिन वो आप मेरी सेकंड या थर्ड क्लास में देखोगे तो मैंने इंटरहेलोजन कंपाउंड के बारे में पूरा डिस्कशन कर रखा है, ठीक है ना। इंटरहेलोजन कंपाउंड में ClF3 और BrF3 फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होते हैं, और ये सब मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को कि एक बार एक क्वेश्चन आया था कि KHF2 एग्जिस्ट करता है, KHF2 एग्जिस्ट करता है और KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक बार कहीं क्वेश्चन आया था मेरे कांटेक्ट में आया था, ये क्वेश्चन है वो कांटेक्ट में कैसे आता है, आप लोग बच्चे स्टूडेंट ही पूछते हैं मेरे से, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है बेटा। जब हम KF और HF को मिक्स करते हैं तो KHF2 बनता है, जबकि KCl और HCl को मिक्स करते हैं तो KHCl2 नहीं बनता है। तो रीजन बताना है ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली KHF2 कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसमें क्या हुआ, KF एक आयोनिक मॉलिक्यूल है, KF क्या है, KF आयोनिक मॉलिक्यूल है, और HF में क्या हो गया, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर है, पार्शियल पॉजिटिव, और फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, तो फ्लोरीन और इसके बीच में ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो क्या हो जाता है, बेसिकली KHF2 का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ये KHF2 के स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैं वापस बना देता हूं, आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। क्या हुआ, जब KF और HF कांटेक्ट में आए तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, मैं क्लियर करूं। बेसिकली KF आयनिक कंपाउंड है तो उसमें ऑलरेडी K और F है। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाता है कि जो HF है तो HF में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और ये अब इन दोनों के बीच में फ्लोरीन का साइज छोटा है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो अब देखो KF में ये कौन सा बॉन्ड हो गया, KF में ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये तो हो गया ऑलरेडी आयोनिक बॉन्ड, ये तो हो गया बेटा ऑलरेडी आयोनिक बॉन्ड, और ये हो गया, दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड ने इन दोनों स्पीशीज को जोड़ दिया। ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड ने इन दोनों स्पीशीज को क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। इसीलिए K, अब जब ये वाटर के अंदर जाता है तो ये आयनाइज इस तरह से हो जाता है, K प्लस और HF2 माइनस।
तो ये वाला पोर्शन पूरा अलग हो जाता है, यानी यहाँ जो फ्लोराइड है वो इसके साथ, तो इस तरह से ये आयनाइज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर Cl- होगा और ये Cl होगा तो क्लोराइड जो है Cl- जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, इसीलिए KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो KHF2 स्पीशीज बनेगी, लेकिन KCl प्लस HCl KHCl2 नहीं बनेगा। तो रीजन लिखोगे क्लोराइड का साइज बड़ा है, मास ज्यादा है, इसलिए क्लोराइड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि देखो F2Cl2 Br2 I2 ये वाटर में इनकी टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। वैसे मैं क्लियर करूं कि आयोडीन बहुत कम सॉल्युबल है वाटर के अंदर। आयोडीन इज अ वेरी, मतलब इसकी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, वेरी लेस सॉल्युबल है। तो स्पेरिंगली जब कोई चीज लेस सॉल्युबल होती है तो हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल है। हम क्या बोलते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो यहां पर क्या होता है, जो जब हम वाटर के अंदर आयोडीन डालते हैं, वाटर के अंदर जब हम आयोडीन के क्रिस्टल डालते हैं तो आयोडीन न के बराबर डिजोल्व होता है, यानी वो उसके क्रिस्टल आयोडीन वॉयलेट कलर के क्रिस्टल होते हैं। तो ये जैसे वाटर है और मैंने इसमें आयोडीन डाल दिया, तो आयोडीन अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर ये पड़ा है ऐसे, ये I2 क्रिस्टल, ये क्या है? I2 क्रिस्टल्स इन वाटर। तो वाटर के अंदर ये आयोडीन के क्रिस्टल है और बहुत कम डिसॉल्व होता है, हल्का सा डिसॉल्व होता है, ये 2-3 पोर्शन डिसॉल्व हुआ। लेकिन हमने इसके अंदर जैसे ही Ki डाला बेटा, हमने जैसे ही इसमें Ki डाला, हमने जैसे ही इसमें Ki डाल दिया, तो आयोडाइड डालते ही क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने इसमें Ki डाला तो Ki डालते ही क्या हो जाएगा, इसमें ये आयोडीन क्रिस्टल डिसॉल्व, इसमें क्या हो जाते हैं, आयोडीन क्रिस्टल जो हैं, आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं वो रैपिडली डिसॉल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एकदम ही दिखना बंद हो जाते हैं। यानी वही है जैसे अगर आप वाटर में कोई चीज डालोगे सॉल्युबल नहीं होगी, आयोडीन क्रिस्टल डिसॉल्व, डिसअपियर हो गया। यानी वाटर में जो नमक हमारे हाथ में, शुगर हमारे हाथ में दिख रही है, वाटर में डाल के स्टर्ड कर दो, नहीं दिखेगी, डिसअपियर हो गया, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गई। वो वाली बात कह रहा हूं। तो क्या होता है बेसिकली, Ki डालते ही आयोडीन के क्रिस्टल इमीडिएटली क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी इसका तो इसका रीजन ये है कि जो Ki है, Ki में K+ और I- है और I2 है। तो आयोडीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते ही हैं। आयोडीन अच्छा हेलोजन कैरियर है, ध्यान देना, हेलोजन कैरियर अच्छा हुआ वर्ड याद आया मेरे को। तो आयोडीन I- क्या है? हेलोजन कैरियर है। I- क्या है बेटा? हेलोजन कैरियर है। हेलोजन कैरियर का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं, रुको 2 मिनट, पहले ये रिएक्शन देख लो। K+I, तो जैसे ही इसके अंदर हम Ki डालते हैं बेटा, जैसे ही हम इसके अंदर Ki डालते हैं तो होता क्या है, Ki इस I2 से केमिकल रिएक्शन करके पोटेशियम आयोडेट बनाता है। क्या बना लेता है? पोटेशियम आयोडेट, Ki3। इट इज कॉल्ड पोटेशियम आयोडेट, आयोडेट स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक यही है, आयोडेट बना देता है। और ये एक आयनिक कंपाउंड है बेसिकली। ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो Ki3 K+ और I3- दे देता है, तो K+ और I3- दे देता है ये। तो ये आयनिक कंपाउंड है, जैसे नमक है, NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डाला डिसॉल्व हो जाए, तो Ki से रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड बना देता है और ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ये क्या होता है? हाईली सॉल्युबल होता है। तो ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इस वजह से क्या हो जाता है, हम जब क्या करते हैं,
आयोडीन की क्रिस्टल जो वाटर के अंदर पड़े हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसमें Ki डालते ही ये I2 का क्रिस्टल डिसअपियर हो गए। तो रीजन ये है कि Ki और I2 आपस में रिएक्शन करके Ki3 बना रहे हैं और ये Ki3 K प्लस और I3 माइनस में फिर आगे आयोनाइज हो जाते हैं। ये पोटेशियम आयोडाइड है, इस वजह से ऐसा होता है। अब ये I3 माइनस, तो ये I3 माइनस जेई मेंस 2016 के अंदर या 15, 16, 17, वैसे मेरे हिसाब से 2016 में 2016 में आया था। I3 माइनस के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर टोटल पूछे थे। तो I3 माइनस जो होता है वो ये, इसका स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, I3 माइनस। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है कि इस पे अब इस सेंटर आयोडीन पर अगर हमको वो निकालने हैं तो लोन पेयर कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोडीन में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, पर मैंने क्या कहा, नेगेटिव आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया करो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8। उसका मतलब नहीं है कि नेगेटिव किस पे है, बस स्पीशीज पे नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। तो लोन पेयर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 8। आप बोलोगे सर आयोडीन में तो 7 है, बिल्कुल 7 है, पर मैंने क्या कहा था, नेगेटिव आएगा तो एक बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा तो एक घटेगा। तो यहाँ नेगेटिव 1 है, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 + 1 8 माइनस टोटल बॉन्ड 2 डिवाइड बाय 2। तो लोन पेयर कितने आ गए, 3, 2 सिग्मा आ गए। हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। तो ऑर्बिटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ऑर्बिटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल अरेंजमेंट हो जाएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ऑर्बिटल अरेंजमेंट इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और ये 3 I एटम। ये अब, और ये नेगेटिव। अब यहां पर क्या हो गया, ये दोनों तो एक्सियल बॉन्ड है, ये तीनों इक्विटोरियल है, लेकिन ये sp3d हाइब्रिड स्टेट 5 होती है, ओड नंबर हाइब्रिड स्टेट होती है। तो जो लोन पेयर आते हैं वो इक्विटोरियल पर आते हैं। तो ये तीनों जो इक्विटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, उस यहां पर लोन पेयर आ जाते हैं, यानी 3 लोन पेयर इसकी इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे। अब ये तीनों के तीनों लोन पेयर VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दोनों रेड बॉन्ड को, इन दोनों एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करेंगे। अब जब दोनों इनको रिपेल तो करेंगे, लेकिन ये रिपल्शन बैलेंस है, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जैसे ये तीनों मार्कर है, ये तीनों मार्कर तो हो गए लोन पेयर, ये तीनों के तीनों मार्कर तो हो गए लोन पेयर। अब ये तीनों जो इक्विटोरियल हाइब्रिड्स हैं, जो लोन पेयर हैं, ठीक है, वो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन वो सिमेट्रिकल रिपल्शन है। अब ये है बॉन्ड, तो इसका रिपल्शन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो बैलेंस रिपल्शन रहेगा, तो ये बॉन्ड अपनी जगह ही रहेगा। तो ये वाला बॉन्ड भी अपनी जगह रहेगा और ये वाला भी बॉन्ड अपनी जगह रहेगा। तो कुल मिला के ये लीनियर शेप हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ऑर्बिटल अरेंजमेंट तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, पर शेप हमेशा किससे डिसाइड होते हैं, बॉन्ड से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शेप इज लीनियर, ठीक है। और टोटल लोन पेयर कितने हो गए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये सेंटर आयोडीन, ये इधर वाला और ये इधर वाला, और इस पे टोटल नेट चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस। और अब इस आयोडीन पर लोन पेयर कितने हैं, इस आयोडीन पर लोन पेयर हो गए 3, इसी तरह से इस पर भी लोन पेयर हो गए 3, इस पर भी हो गए लोन पेयर 3। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो जो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ लोन पेयर काउंट कर लो, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लोन पेयर्स हैं एंड 2 सिग्मा है। ये क्वेश्चन था 2016 जेई मेंस का, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, आयोडीन हेलोजन कैरियर है, मतलब ये हेलोजन कैरियर का मतलब ये होता है कि वो हेलाइड आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हेलोजन कैरियर कभी भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है, और आयोडीन का क्या है, एक तो साइज बड़ा है बेटा, तो आयोडीन में मैंने नॉन मेटल कैरेक्टर के साथ मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे हम ये देखते हैं AlCl3 है, ये क्लोराइड से रिएक्ट करके AlCl4
माइनस बना रहा है, AlF3 है, ये फ्लोराइड से रिएक्शन करके AlF4 माइनस बना रहा है, BF3 है, फ्लोराइड से रिएक्शन करके BF4 माइनस बना रहा है, ठीक है। FeCl3 है और क्लोराइड से रिएक्शन करके FeCl4 माइनस बना रहा है, AuCl3 है, क्लोराइड से रिएक्ट करके AuCl4 माइनस बना रहा है। तो ये मेटल है, तो जो इस तरह से क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को खींचते हैं, इस तरह से अपने साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो यहाँ AlCl3, AlF3, BF3, FeCl3, AuCl3, हम इनको बोलते हैं हेलोजन कैरियर है। समझ में आया हेलोजन कैरियर का मतलब? हेलोजन कैरियर का मतलब ये होता है बेटा, हेलोजन कैरियर का मतलब ये होता है, हेलोजन कैरियर का मतलब ये होता है कि वो X माइनस, जैसे क्लोराइड फ्लोराइड से कंबाइन करके एक नया आयन बना दे। जैसे AlCl3 ने Cl माइनस से कंबाइन किया, AlCl4 माइनस बन गया, AlF3 ने F माइनस से कंबाइन किया, AlF4 माइनस बन गया, BF3 ने F माइनस से, यानी ये हेलोजन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, इसने ये एक्सेप्ट करके ये बना, इसने ये एक्सेप्ट किया तो ये बना, इसने ये एक्सेप्ट किया तो ये बना, इसने क्लोराइड एक्सेप्ट करके ये बनाया, AuCl3 ने क्लोराइड एक्सेप्ट करके ये बनाया। तो ये सारे क्या हो गए, हेलोजन एक्सेप्टर्स। और जो हेलोजन एक्सेप्टर्स हैं, यानी वो हेलाइड आयन को एक्सेप्ट करके और अपने साथ कंबाइन करके अपने साथ अपना पार्ट बना देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो इनको, इन मॉलिक्यूल्स को हम हेलोजन एक्सेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं। तो ये हेलोजन कैरियर की जो प्रॉपर्टी होती है, ये किस में भी होती है, आयोडीन में भी होती है। तो ये सारे लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे AlCl3, BF3। तो I2 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव भी करता है, ठीक है। तो रीजन क्या लिखोगे, वही वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब ये I2Cl, ये Cl माइनस से कंबाइन करेगा तो I2Cl बनाता है और ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये उस तरह से क्लोराइड को खींच के और क्या बना लेता है, I2Cl। तो आयोडीन हेलोजन कैरियर भी है। आयोडीन फ्लोराइड, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन क्लोराइड को, ब्रोमाइड को अपने साथ इस तरह से रख सकता है, उनको खींच के। और अभी आपने देखा तो ये हेलोजन कैरियर है। दूसरा, ये सब छोटे मोटे पॉइंट है जो मेरे को याद आ रहे हैं, क्योंकि अब हेलोजन फैमिली, इसके बाद खाली नोबल गैसेस ही रह गई, ठीक है। और मैं इसमें एक चीज और डिस्कस करूं, हमारे सिलेबस में P4O10 का स्ट्रक्चर तो नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि जो ध्यान दो, जो फास्फोरिक एसिड है S3PO4, अब मैं S3PO4 का एनहाइड्राइड बनाना है मेरे को। तो मैंने आपको एनहाइड्राइड बनाने का शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कि एक तो जैसे H2SO4 का एनहाइड्राइड बनाना है, तो वो तो डायरेक्ट ही बन गया, क्योंकि इसमें से वाटर निकाल दो, तो SO3 प्लस H2O, यानी H2O, एक H2 और एक ऑक्सीजन निकल गया। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड है। हर ऑक्सो एसिड का एनहाइड्राइड होता है। जैसे HClO4 का एनहाइड्राइड है, तो अब HClO4 का एनहाइड्राइड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर कैसे निकले, 2 हाइड्रोजन है। तो मैंने कहा नहीं बन पाएगा, नहीं, गलत बोल दिया, बन पाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल से नहीं बन पाएगा। जैसे H2SO4 से एक ही मॉलिक्यूल से बन गया, या जैसे ये कार्बोनिक एसिड है, तो कार्बोनिक एसिड से वाटर निकाल लो तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2। तो सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड का तो एनहाइड्राइड पॉसिबल है एक ही मॉलिक्यूल से। ये सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये कार्बोनिक एसिड है तो ये कार्बोनिक एनहाइड्राइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इस तरह की ऑड नंबर में हो, जैसे इसमें भी ऑड नंबर, इसमें, तो हम उसके 2 ले लो आप। अब 2 लेके इसको डायमर में कन्वर्ट कर दो, H2Cl2O8, H2Cl2O8। अगर तो जितने भी हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स हैं, जितने भी हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स हैं, उनको पहले ऐसे डबल कर दो। डबल करने के बाद
उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, -1 वाटर मॉलिक्यूल। जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकला तो दो तो ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एक इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, Cl2O7 प्लस H2O है, ठीक है। तो क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, तो ये क्या है, पर क्लोरिक एसिड है, तो ये हो गया पर क्लोरिक एनहाइड्राइड, पर क्लोरिक एनहाइड्राइड, पर क्लोरिक एनहाइड्राइड हो गया ना, ये पर क्लोरिक एसिड। और ये HClO3 होता है क्लोरिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड में यहाँ क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, या 3 है तो 6 हो जाएंगे, बाकी तो वैसा का वैसा चलेगा। 1 वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो यहाँ 6 है तो यहाँ हो जाएगा 5। तो अब ये क्या है, क्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक एनहाइड्राइड। दूसरा होता है क्लोरस एसिड, तो क्लोरस एसिड ये होता है, तो क्लोरस एसिड ये हुआ तो यहाँ हो गया 4, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ 4 है, अब एक ऑक्सीजन तो इधर निकल गया तो 4 - 1 3, ये क्लोरीन ट्राईऑक्साइड। तो ये किसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरस एसिड, इसका नाम क्या है, क्लोरस एसिड। तो ये हो गया क्लोरस एनहाइड्राइड, ये हो गया क्लोरस एनहाइड्राइड, ये क्लोरस एसिड तो क्लोरस एनहाइड्राइड। इसी तरह से ये हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड में 2 कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, इसका डबल कर दिया तो 2 हो गया, अब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो ये हो गया, तो Cl2O। तो ये क्या, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एनहाइड्राइड। तो इसी तरह से फास्फोरस के लिए 3 एसिड्स हैं, ठीक है, फास्फोरस के लिए क्या है, 3 एसिड्स हैं, हाइपोफास्फोरस एसिड। चलो अपन हाइपोफास्फोरस एसिड की बात करें तो हाइपोफास्फोरस एसिड में क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइपोफास्फोरस एसिड का, H3PO2। अब इसका एनहाइड्राइड बनाऊंगा तो ऑड नंबर है तो डबल लेना पड़ेगा, ठीक है, इवन नंबर होते तो डबल, H2SO4 और H2CO3 में तो डबल लेने की जरूरत ही नहीं है, 2 ले लिए, 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा H6P2O4, यानी ये तो क्या था, हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, जो कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है बाकी एसिड से। अब क्या हो जाएगा, इनमें से मैंने क्या निकाला, -1 मॉलिक्यूल वाटर, -1 मॉलिक्यूल वाटर निकाला तो वही हुआ नहीं, इसमें से पूरा एनहाइड्राइड बनाना है। पूरा एनहाइड्राइड बनाने का मतलब जितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल निकालो, ठीक है। तो मैं यहाँ देखो, अब यहाँ पर कितने वाट, 6H है, 6H है तो सिंपल सी बात है 3H2O निकलेंगे, क्योंकि ये 6 के 6H बाहर निकालने, एनहाइड्राइड बना रहे ना, एनहाइड्राइड का मतलब उसमें जितना भी पानी है, पानी निकल सकता है, निकाल दो। तो अब क्या हो गया, 6H, तो ऑक्सीजन कितने निकल गए, 3 निकल गए, ऑक्सीजन बेटा 3 निकल गए भाई, H6P2O4 है, H6P2O4 है। तो अब आप खुद ही सोचो, पहले तो इसको डबल क्यों किया, क्योंकि ऑड नंबर हाइड्रोजन है, ऑड नंबर हाइड्रोजन है, ऑक्सो एसिड में तो डबल कर दो उसको, डबल करके अब कितने पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, 3, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए, तो 3 निकल गए, तो 3 निकल गए तो ऑक्सीजन कितने रह गए, ऑक्सीजन कितने रह गए बेटा, तो ये हो जाएगा P2O, क्या हो जाएगा P2O, ठीक है। अब अगर फास्फोरस एसिड हो, अगर क्या हो बेटा, फास्फोरस एसिड हो तो H3PO3, ये फास्फोरस एसिड हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, 6 हो गया, तो 3 निकल गए, तो ये क्या बन गया, P2O3 बन गया, क्या बन गया बेटा, P2O3 बन गया। तो फास्फोरस एसिड और P2O3 क्या है, फास्फोरस एनहाइड्राइड, क्या बन जाएगा, फास्फोरस एनहाइड्राइड, P2O3। अब P2O3, अब जो ये P2O3 है, इसी तरह से अगर मैं फास्फोरिक एसिड ले लूं, फास्फोरिक एसिड ले लूं, तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड, तो 8 हो जाएंगे, ये 8 हो गए, तो यहां पर ये निकल गए और 3 ऑक्सीजन माइनस करोगे तो 8 - 3, तो P2O5। तो P2O5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। P2O5 क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एनहाइड्राइड, जिसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। अब ये जो सारे अब इसमें क्या है, मैं आपको क्लियर करूं, फास्फोरस के
एक और ऑक्साइड मिलता है। तो फास्फोरस के जो 3 ऑक्साइड हैं, मैं थोड़ा फास्फोरस पे इसीलिए आ गया क्योंकि फास्फोरस फैमिली में थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया था। तो आज हेलोजन फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो टाइम भी था तो मैंने कहा बता दूं, बस 2 या 3 मिनट का और पॉइंट रह गया है। फास्फोरस के 3 होते हैं P2, जो सबसे ज्यादा जो कॉमन ऑक्साइड मिलते हैं फास्फोरस के, वो 3 ऑक्साइड होते हैं, P2O3, P2O4 और P2O5। ये 3 ऑक्साइड होते हैं, पर इनमें स्पेशलिटी ये होती है कि ये डायमेरिक फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? ये सारे के सारे डायमेरिक फॉर्म में मिलते हैं। यानी ये किस फॉर्म में मिलेगा? P4O6 फॉर्म। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला P4O8 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P4O10। तो बहुत बार आप देखोगे P2O5 की जगह P4O10 लिखा रहता है। बेसिकली P2O5 होता ही नहीं है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड नहीं होता है, वो डायमेरिक फॉर्म में हो जाता है और P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। P2O4 भी होता ही नहीं है, P2O4 डायमेरिक फॉर्म में होता है, P4O8 होता है, P2O3 भी डायमेरिक फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब मैं एक क्लियर कर दूं कि हमारे पास 3 ऑक्साइड है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, मैं वापस लिख रहा हूं इधर। इनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर, लेकिन इनके स्ट्रक्चर है ना एनसीईआरटी बुक में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, कॉम्पिटिटिव में है। तो P2O3 होल ट्वाइस मतलब P2O6 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, P2O4 होल ट्वाइस P2O8 बोलेंगे फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड, P2O5 होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे P2O10 फास्फोरस। अब देखो इनके स्ट्रक्चर बड़ा थोड़े से दिक्कत करते हैं, लेकिन देखो इसके स्ट्रक्चर ये बनता है POO, P O और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, अब इस आप बोर्ड में तो सवाल ही नहीं उठता, ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। ये कितने फास्फोरस हो गए? फास्फोरस हो गए 4, ये रहा 1 2 3 4। और ये आज से 10-12 साल पहले एक बार IIT एडवांस में आया था क्वेश्चन, ठीक है? वो क्या आया था बता रहा हूं मैं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये देखो 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है, तो 1 2 3 4 ही हुए। अब इसमें क्या होता है, हमेशा 2 फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो अभी 2 2 ही है, 3 करनी है, ठीक है? तो आप ये देखो, मैं बना रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं। ये स्ट्रक्चर है किसका? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ P2, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ P2O6। अब क्वेश्चन ये था कि P2O6 में फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी है? 1 हर 3। देख लो, हर फास्फोरस पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं। हर फास्फोरस पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3 बॉन्ड बने हुए हैं। अब P2O8 बनाना, अब एक बार ये अगर आपको माइंड में सेट हो गया तो फिर P2O8 में क्या करना, कोई भी 2 फास्फोरस ऐसे ले लो जिसमें डबल बॉन्ड O कर दो, ये डबल बॉन्ड O, कोई भी 2, एनी 2। तो अब P2O8 में 2 फास्फोरस ऐसे हैं, ये वाले जिनकी कोवैलेंसी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है, और 2 फास्फोरस ऐसे जिनकी कोवैलेंसी 3 है। बस ये लास्ट खत्म हो रहा है। और P2O10 तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, सारे फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 हो गई। तो यहां पर ये P4O10, तो ये मैं फास्फोरस जब फैमिली मैंने डिस्कस किया था तो ये पॉइंट मिस हो गया था, तो मैंने ये यहां कंप्लीट करा दिया, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अब नोबल गैस एक छोटा सा टॉपिक है जो लास्ट 18 ग्रुप एलिमेंट है, जो मेरे हिसाब से अपन कोशिश करेंगे एक क्लास में 1 आवर में क्लियर, 1 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम 3 लोग को कंप्लीट कर देंगे होपफुली। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।